हाँ जी बच्चों, हेडिंग देख रहे हो सामने। चैप्टर 5 है बच्चों, थर्ड बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बुक, थर्ड बुक तुम्हारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमने शुरू करी थी तो तुम्हें बताया था कि पहले 3 चैप्टर तो तुम्हारे यूं हो जाएंगे चुटकी बजाते ही। देखो 4-5 दिन की क्लासों में ही पहले 3 चैप्टर बिल्कुल रैप अप हो गए थे हमारे। फिर थोड़ा सा टाइम रेशियो एनालिसिस ने लिया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। अब थर्ड बुक का और तुम्हारी पूरी 12th क्लास का सबसे इंटरेस्टिंग एंड अ लिटिल बिट डिफिकल्ट चैप्टर आया बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें एडजस्टमेंट्स हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बोर्ड के पेपर के अंदर 8 मार्क्स का आता है, जिसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है बच्चों, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। क्लियर है? अब ये चैप्टर जैसे कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तुम्हें पता है तुमने फर्स्ट चैप्टर में बैलेंस शीट पढ़ी थी। एक बैलेंस शीट जब गिवन होती है या स्टेटमेंट ऑफ P&L भी जब क्वेश्चन के रूप में तुम्हें गिवन होता है तो तुम्हें 2 साल की फिगर्स गिवन होती है। ठीक है जी, एक होता है बच्चों तुम्हारा प्रीवियस ईयर और एक होता है बच्चों तुम्हारा जी करंट ईयर। ऐसी गिवन होती है। फिर होते हैं जी तुम्हारे नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर है, और फिर तुम्हारा पर्टिकुलर्स है, देन लायबिलिटीज है, एंड देन असेट्स है। ये सारी चीज तुम्हें पता है, यू नो दिस थिंग ऑल वेरी वेल। अब हमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी शो करनी है। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आज मैं तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में ज्यादातर उल्टा चलना है, तो उल्टा ही चलते हैं जी। ठीक है जी। सबसे पहले वर्ड का मतलब समझाता हूँ जी। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन्स अ डॉक्यूमेंट। यू नीड टू गिव दिस डॉक्यूमेंट इन राइटिंग और इन टेबुलर फॉर्म और टाइप्ड, कंप्यूटर से निकला हुआ प्रिंट आउट या प्रिंटिंग प्रेस से निकला हुआ कुछ भी, इस तरीके से ये स्टेटमेंट तुम्हें प्रेजेंट करनी है इन फ्रंट ऑफ योर इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स एंड ऑल दैट थिंग। ठीक है जी। अब बात आती है ये कैश और फ्लो। कैश और फ्लो, अगर सिंपल सी बात समझूं, कैश के बारे में अगर समझूं, तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी के अंदर जो तुम्हें इस चैप्टर में चीज समझनी है, दैट व्हाट इज कैश। वाइवा में क्वेश्चन टीचर्स पूछ लेते हैं, बोर्ड के टीचर्स, व्हाट इज कैश। वाइवा में फेवरेट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, व्हाट इज कैश, कि कैश क्या चीज है। सो द कैश इज द कैश इन हैंड or the cash at bank, or the cash at bank। अब यहां पे सिर्फ कैश नहीं पड़ा बच्चों, यहां पे मुझे ये भी देखना है कि मेरी कैश इक्विवेलेंट्स क्या है। क्या है जी? कैश इक्विवेलेंट्स क्या है? कैश तो ये हो गया, इक्विवेलेंट्स का मतलब कैश के ही जैसा, कैश के ही जैसा। तुमने पढ़ा होगा जी, करंट असेट्स में हम पढ़ते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी मेरी इक्वलेंट टू कैश है। कई कई सिक्योरिटीज, कई कई करंट इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो मैं 3 दिन में रियलाइज करा लूं, जो मैंने रेडी फॉर्म में रखी हुई है, 1 हफ्ते में, 10 दिन में। कई कई ऐसी भी होती है जो 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल, जिनका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड अप टू 11 मंथ्स है। क्या बच्चों? अप टू 11 मंथ्स है। जैसे कि तुमने पढ़ा था ट्रेजरी बिल्स होते हैं, टीबीज, ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर हो गए। क्या हो गए बच्चों? कमर्शियल पेपर हो गए, कि इनका जो मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड है दैट इज अप टू 11 मंथ्स और 12 मंथ्स मैक्सिमम इट इज। ट्रेजरी बिल होते थे ना, किसान विकास पत्र होते थे, 0 कूपन बॉन्ड्स होते थे, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के लिए होते थे, 1 साल के लिए भी होते थे। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें मेरी कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाती है। किस में आ जाती है बच्चों जी? कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये तो समझा तुमने कि ये कैश क्या चीज है। व्हाट इज दिस कैश अबाउट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब बात आती है बच्चों जी फ्लो की। किसकी बात आती है? फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? एक होता है रिवर का फ्लो, रिवर बह रही है श्यां श्यां ऐसे ऐसे करके, हवा बह रही है, एयर का फ्लो। हमें निकालना है कैश का फ्लो। किसका फ्लो बच्चों? कैश का फ्लो। अच्छा, तुम पानी में नाव चलाते हो, ठीक है, रिवर में तुमने नाव चलाई, नाव ऐसे रखी तो
नाव जो है वो अपने ही फ्लो के साथ, रिवर जो है अपने फ्लो के साथ नाव को ले गई। पोजीशन जो है वो उस पर्टिकुलर, दैट पर्टिकुलर बोट विच यू हैव पुट into the river, that has changed, ये शब्द ध्यान रखना, changed. तो the flow means the change. So we have to calculate here. Basically it is the statement of changes in cash. ध्यान से देखा बच्चों, it is the statement of changes in cash. बात समझ में आई कि नहीं है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने क्या बेसिकली रिकॉर्ड करना है, क्या शो करना है, दैट वी हैव टू शो द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश, के कैश के अंदर कैसे कैसे चेंज आता है एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। ध्यान रखना, हम कंपनी फॉर्म में हर एक चीज कर रहे हैं, ठीक है जी। कुछ कुछ बात समझ में आई। अब समझ में आया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? इट इज द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन कैश, ठीक है जी। तो फ्लो मींस हमारा यहां पे हो जाएगा क्या जी? चेंज। क्या जी? चेंज। ध्यान रखना बच्चों, मैंने एग्जैक्ट फिगर्स नहीं लिखनी। मान लो प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में तुम्हें एक बिल्डिंग दे रखी है। क्या दे रखी है बच्चों जी? एक बिल्डिंग। पिछले साल थी बच्चों 2 लाख रुपए की, इस साल होगी वो 3 लाख रुपए की। कितने की होगी जी? 3 लाख। पिछले साल से इस साल में ये फिगर कैश फ्लो में नहीं आएगी, ये फिगर कैश फ्लो में नहीं आएगी। कैश फ्लो में क्या आएगा? चेंज। चेंज कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। चेंज कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अगर बिल्डिंग बढ़ रही है, बिल्डिंग कैसे बढ़ती है, किस तरीके से बढ़ती है? बढ़ा देते हैं क्या उसको? नहीं ना, खर्चा करते हैं बिल्डिंग के लिए, या और नई बिल्डिंग खरीदते हैं, या उसका एक्सटेंडेड पार्ट बनाते हैं। पापा ने बिजनेस की फर्म में थे 2 फ्लोर, वो फैक्ट्री के अंदर 2 फ्लोर की जगह 4 फ्लोर की कर दी। उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, खर्चा किया तुमने उसके ऊपर। तो ये 1 लाख का जो उसके अंदर चेंज आया ना बच्चों, माइनस का चेंज आया। किसका चेंज आया जी? माइनस का आया, कि पैसा जो है वो हमारे पास से गया। तो गया कितना? 1 लाख। ये 1 लाख रिकॉर्ड होगा किसके अंदर? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। एक और एग्जांपल ले लो। मान लो जी तुम्हारे पास शेयर कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल पिछले साल थी मान लो बच्चों 20 लाख रुपए की, इस साल की शेयर कैपिटल होगी बच्चों 25 लाख रुपए की। ऐसी गिवन होती है ना, पहले होती है करंट ईयर, फिर होती है प्रीवियस ईयर। शेयर कैपिटल बढ़ रही है, शेयर कैपिटल बढ़ रही है तो 5 लाख रुपए से बढ़ रही है। ये 5 लाख रुपए प्लस का है, प्लस का चेंज है। चेंज क्या है? प्लस का पैसा आ रहा है। शेयर कैपिटल, मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो पैसा आता है कंपनी के पास, तो फिर ये पैसा आ रहा है, इट इज प्लस। तो ये प्लस में चेंज आ गया। मैंने 20 लाख कहीं रिकॉर्ड नहीं करना कैश फ्लो स्टेटमेंट में, 25 लाख कहीं रिकॉर्ड नहीं करना। मैंने क्या रिकॉर्ड करना है बच्चों? चेंज रिकॉर्ड करना है। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश। समझ में आई बात की नहीं है? क्लियर है? पूरा हेडिंग के बारे में समझ में आया। अब पर्टिकुलरली कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बच्चों, इंडिया के अंदर AS3 रिवाइज्ड से इसके सारे एडजस्टमेंट्स, इसकी सारी प्रिपरेशंस के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड में गिवन है। किसमें गिवन है बच्चों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड में सारी के कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे डिफरेंट आइटम्स को डील करना है, किस तरीके से इसको बनाना है, कैसे शो करना है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। हम पूरा AS3 तो नहीं पढ़ते 12th क्लास में, हाँ उसका थोड़ा थोड़ा कुछ पार्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। AS3 तुम पूरा पढ़ोगे जब तुम अपने CA के एग्जाम दोगे, उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ोगे। AS3 तुम्हें पूरा याद करना पड़ेगा, अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आज हम थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन। ये यहां तक समझ में आया दैट इट इज द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश। समझ में आई बच्चों बात के लिए? बढ़ते हैं आगे। हम हमेशा क्या रिकॉर्ड करते हैं बच्चों? इसमें चेंज। क्या रिकॉर्ड करते हैं जी? चेंज। कैश में जो चेंज आता है। सबको क्लियर है ये वाली बात? बढ़े आगे। अब आते हैं किस तरीके से बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बनना कैसे। तो बेसिकली बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट के होते हैं 2 मेथड्स। कितने मेथड्स होते हैं? हमारा सबसे पहले मेथड्स के बारे में डिस्कस हो रहा है।
कि मेथड्स कौन कौन से हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो फर्स्ट मेथड है बच्चों जी डायरेक्ट मेथड। क्या मेथड है बच्चों? डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड है बच्चों इनडायरेक्ट मेथड। क्या है बच्चों जी? इनडायरेक्ट मेथड। ध्यान से समझना, डायरेक्ट मेथड तुम्हारे कोर्स में नहीं है। क्या बोला बच्चों? तुम्हारे कोर्स में नहीं है। सिर्फ पिछले से पिछले साल सीबीएसई ने क्या कहा कि डायरेक्ट मेथड का कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है ना तुम्हारा, उसमें इंक्लूड कर लो विदाउट एनी मेजर एडजस्टमेंट। तो इट इज अ वेरी सिंपल मेथड। ये हम बिल्कुल एंड में करेंगे, ठीक है जी। सेकेंड या थर्ड लेक्चर में तुम्हें डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा सिखाऊंगा कि सो दैट तुम्हारे प्रैक्टिकल की तैयारी के लिए जो 12 नंबर का पेपर आता है उसमें से 6 या 8 नंबर का जो पेपर है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड के ऊपर बेस्ड हो सकता है। टीचर इंक्लूड कर सकता है, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट टीचर इंक्लूड कर रखा है। सीबीएसई ने ऐसा कह दिया है कि डायरेक्ट मेथड आप यूज कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जो 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। अदरवाइज बेसिकली तो तुमने तैयारी किसकी करनी है बच्चों? इनडायरेक्ट मेथड की। अगर तुम्हारे स्कूल के सर या मैम चाहें तो वो डायरेक्ट मेथड बिल्कुल भी नहीं दे सकते प्रैक्टिकल में, वो इनडायरेक्ट मेथड से ही चल सकते हैं, लेकिन टीचर्स दे देते हैं बच्चों का थोड़ा सा नॉलेज लेवल इंक्रीज करने के लिए, तो इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर इसके बारे में। तो सबसे पहले है जी इनडायरेक्ट मेथड। क्या है बच्चों जी? इनडायरेक्ट मेथड ही तुम्हें करना है। इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से या टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से एक कंपनी की जो एक्टिविटीज है, कंपनी एक्टिविटीज जिनमें कैश फ्लो होता है, कैश का आना या जाना होता है, तो बेसिकली 3 एक्टिविटीज होती हैं। कितनी एक्टिविटीज होती है बच्चों? 3। सबसे पहले होती है बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या होता है बच्चों जी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा होता है बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरी होती है बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या होती है बच्चों जी? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो पहली क्या होगी बच्चों? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरी क्या होगी बच्चों? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरी क्या होगी बच्चों? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किसी क्या बिजनेस के अंदर कंपनी क्या, पार्टनरशिप क्या, एनपीओ क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप की फर्म क्या, 1 पर्सन कंपनी क्या, किसी भी कंपनी में ये 3 टाइप की एक्टिविटी होती है बच्चों। पहली होती है ऑपरेटिंग, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग, तीसरी होती है फाइनेंसिंग। क्लियर है? पहली एक्टिविटी क्या होगी जी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। इन 3 एक्टिविटीज के बेसिस पे हमने क्या रिकॉर्ड करना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना कैश का फ्लो आता है, चेंज आता है, प्लस में आता है कि माइनस में, इन्वेस्टिंग में किस तरीके से आता है, और सेम इज द केस ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में किस तरीके से आता है। ठीक है जी, समझ में आई बात के लिए? अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती क्या है? दीज आर कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब हो गया जो एक्टिविटीज प्रिंसिपल रेवेन्यू मतलब मेन रेवेन्यू जनरेट करती है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है जी, मान लो गुड सेल परचेज करके आता है तो वो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मान लो पैसा इन्वेस्ट करके, पैसा आगे लगा के, फाइनेंस करके, इन सब से आता है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगी किसी कंपनी की। ठीक है जी। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है तो उसका पेट्रोलियम का काम है तो उसको सारे पेट्रोलियम से रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी आ गई। रिलायंस जियो है बच्चों तो उसका काम क्या है? फोन के कनेक्शंस हो गए, फोन के कनेक्शंस हो गए, ये सारी चीजें हो गई, तो वो मेनली प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगी उसकी। ठीक है जी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, व्हाट आर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज? दीज आर रिलेटेड टू एक्विजिशन,
एंड डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। एक्विजिशन का मतलब खरीदना, एक्वायर करना। डिस्पोजल का मतलब सेल करना ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। असेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, खरीदने से कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये सब रिकॉर्ड होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर एक्वायरिंग, क्या बच्चों जी, एक्वायरिंग एंड रिडम्पशन ऑफ फाइनेंस, एक्वायरिंग एंड रिडम्पशन ऑफ फाइनेंस। एक्वायरिंग का मतलब सोर्स को गैदर करना और रिडम्पशन का मतलब पैसा वापस करना। किसी से पैसा लिया है, फाइनेंस लिया है, तो चुकाना भी तो पड़ेगा ना। उस चुकाने के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। क्या बियर करनी पड़ेगी बच्चों? उसकी कॉस्ट। कोई भी फाइनेंस का रिसोर्स लोगे तो उसकी कॉस्ट बियर करते हैं। लोन लोगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हो। शेयर कैपिटल इशू करते हैं मार्केट में तो उस पर डिविडेंड पे करते हैं प्रॉफिट में से। ठीक है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट लेंगे तब भी इंटरेस्ट पे करेंगे, कैश क्रेडिट लेंगे तब भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे। सो बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में फाइनेंस से रिलेटेड जितना पैसा आया या गया, ये सारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड होगा। फर्दर इसको मैं क्लासिफाई तुम्हारे फॉर्मेट के थ्रू करूंगा, जो मैं इनडायरेक्ट मेथड का तुम्हें फॉर्मेट सिखाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, सब क्या करेंगे, तुम्हें शुरू से शुरू कर देंगे जी। पहले आती है ऑपरेटिंग, उसके अंदर ये, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग। मैं तुम्हें हर एक चीज पे क्या लेके जाऊंगा बच्चों जी? उल्टा। कैसे लेके जाऊंगा? उल्टा। ये चैन से देख लो जरा सामने, नोट कर लो इसे अच्छे से। ठीक है जी, बढ़े आगे, ध्यान से देखो। अब मैं इसके फॉर्मेट पर आता हूं। किस पे आता हूं बच्चों? इसके फॉर्मेट पे। किस पे आता हूं जी? फॉर्मेट पे आता हूं। बहुत ध्यान से देखना बच्चों इसका फॉर्मेट। किस पे आता हूं जी? इसके फॉर्मेट पे। फॉर्मेट के अंदर दो कॉलम होते हैं बच्चों। सबसे पहले लूंगा जी पर्टिकुलर्स, फिर लूंगा बच्चों जी डिटेल्स, फिर लूंगा बच्चों जी अमाउंट। क्लियर? पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट है जरा, अच्छा खासा तुम्हारा दिमाग खराब करेगा ये। पर्टिकुलर्स, ये पूरा कॉन्टिन्यूम है बच्चों। यहां से खत्म होगा, एक एक्टिविटी निकलेगी, दूसरी एक्टिविटी शुरू होगी, फिर तीसरी एक्टिविटी आ जाएगी। कई बच्चे पूछते हैं सर ये ऐसा फॉर्मेट क्या, पर्टिकुलर्स में क्या, डिटेल्स में क्या और अमाउंट में क्या? तो पर्टिकुलर्स में तो तुमने सारा अपना मैटर लिखना है कि इस वजह से पैसे में चेंज आया है गया। डिटेल्स में एक तरीके से डिटेल्स, और ये रुपी का कॉलम, डिटेल्स भी रुपी उसका ही कॉलम होता है, बाहर वाला भी। अब मान लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी की 20-25 ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो उनका सारा जितना भी प्लस और माइनस का है, जितना भी चेंज है वो डिटेल्स में आएगा। नेट इफेक्ट क्या पड़ा चेंज का, कितने प्लस हुए कितने माइनस हुए, प्लस ज्यादा है तो माइनस में से माइनस करके लास्ट में कॉलम में आ गया जी, ये रिजल्ट आ गया, तो वो मेन कॉलम में आ जाएगा, इस सेकंड वाले कॉलम में। ऐसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की एक्टिविटी मान लो 8-10 है, तो सबको डिटेल्स में लिखना और नेट इफेक्ट कहां दिखा दिया? आउटर कॉलम में दिखा दिया। सेम केस विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। तो सबसे लास्ट में क्या करना है, ये एक ऐसी चीज है बच्चों, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा है जिसका आंसर तुम्हें पहले से ही पता है। क्या बोला मैंने? जिसका आंसर तुम्हें पहले से ही पता है। जिसका आंसर तुम्हें पहले से ही पता होगा, तुम्हें पता होगा जी इसका आंसर क्या आना है, मेरे को बस उसके आंसर पे मैच करा देना है, इक्वल टू। कोई जरूरत ही नहीं आंसर गिवन होने की। ठीक है जी। तो ध्यान दो जरा कैसे आंसर किया मैंने। सबसे लास्ट जो चीज है, सबसे लास्ट हेडिंग इसके अंदर होती है बच्चों, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। क्या है बच्चों? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस।
जिसमें हम लेते हैं जी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और लेते हैं बच्चों जी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है जी। और उससे पहले एक हेडिंग आती है नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैश, जिसमें मैं पहली एक्टिविटी यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी यानी कि इन्वेस्टिंग और तीसरी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों के रिजल्ट को प्लस करके एक इंक्रीज डिक्रीज, अगर प्लस में आया तो प्लस में, माइनस में आया तो ब्रैकेट्स में आ जाता है जी। ये एक रिजल्ट निकाल देता हूं, मान लो ये एक रिजल्ट आ गया। अब मान लो जी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश था मेरा जी 11,000 रुपए का। कितना का था बच्चों? 11,000 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश था मेरा 18,000 रुपए। ठीक है जी। कितने का था जी? 18,000 रुपए। अब 11,000 रुपए का ओपनिंग था, 18,000 रुपए का क्लोजिंग था। चेंज कितना आ रहा है? व्हाट इज द चेंज? 7,000 प्लस का चेंज है। अगर माइनस का होता तो मैं क्या पे पुट करता? ब्रैकेट पुट करता, इस तरीके से लिखता। मान लो 7,000 माइनस का होता तो 7,000 इन ब्रैकेट्स ऐसे शो हो जाता। अब मेरे को ये जो पर्टिकुलर बैलेंस है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश, ये इक्वलेंट लाना है। क्या लाना है ये बच्चों? इक्वलेंट लाना है इस इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के। तुम्हें बताया मैंने कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट। क्या बच्चों जी? करंट इन्वेस्टमेंट कह लूं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कह लूं, कुछ भी कह लूं। तो उसका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, उसका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश होगा। जितना इंक्रीज हो रहा है या जितना डिक्रीज हो रहा है प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में, वो यहां लिखूंगा। और ये जो इंक्रीज डिक्रीज इन कैश है, क्या बेटा? जो इंक्रीज डिक्रीज इन कैश है, ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए ताकि मेरा बैलेंस जो है वो नील आ जाए। कि हाँ जी, तीनों एक्टिविटीज से नेट इंक्रीज डिक्रीज भी उतना आया, एक्चुअल हमें अमाउंट भी उतना गिवन है, उतना ही चेंज है और वो जीरो आ गया। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं है? तो मैंने चीज समझाई कि नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश जो है वो इक्वल आना चाहिए जितना हमारा एक्चुअल चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जितना बढ़ रहा है जितना घट रहा है। क्लियर है? ये पांचवी हेडिंग होती है बच्चों, ये चौथी हेडिंग होती है। अब तीसरी हेडिंग है जी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या है बच्चों? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी। दूसरी हेडिंग है मेरी, मान लो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यही हेडिंग होती है ना जी दूसरी। और सबसे पहली हेडिंग है बेटा जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ले लो जी ध्यान से इसको, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उल्टा जा रहा हूं मैं, देख लो, बिल्कुल सब कुछ उल्टा जा रहा है। ठीक है जी। अब देखो जी फाइनेंसिंग, ऐसा क्यों है, उल्टा जा क्यों रहा है? इसका एक छोटा सा सिग्निफिकेंस है, बच्चों को बड़ी जल्दी समझ में आता है। इससे पैसा आएगा तो इन्वेस्ट होगा, तब कमाइयां होंगी। बिजनेस के अंदर भी ट्रेडिंग पीएनएल में वन और सोल प्रोप्राइटरशिप में पहले कैपिटल होती थी, कैपिटल से ही फिक्स्ड एसेट्स खरीदी जाएंगी, फिर ही ट्रांजैक्शन शुरू होंगी, तभी परचेज एंड सेल होगा, तभी मेजर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होंगी। तो इसके बिना तो ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। तो इसके बिना ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। बच्चों ये चीज दिमाग में रख लेना अपनी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मैंने तुम्हें बताया था इट इज रिलेटेड टू क्या? एक्विजिशन ऑफ माय फाइनेंसेस एंड रिडम्पशन ऑफ दोस फाइनेंसेस। पैसे का आना फाइनेंस से। ध्यान से देखना, अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो बेसिकली एक कंपनी जो है वो मेजरली 3 से 4 सोर्स से अपना पैसा इकट्ठा करती है। पहले इकट्ठा करती है वो शेयर कैपिटल से। किससे इकट्ठा करती है बच्चों? शेयर कैपिटल से।
पैसा आना या जाना, शेयर्स इशू होंगे मार्केट में तो पैसा आएगा, अगर शेयर्स का पैसा वापस करूंगा, बायबैक करूंगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करूंगा तो पैसा जाएगा। लोन लेगा या तो मार्केट से, या तो डिबेंचर इशू करेगा, बैंकों से लोन लेगा, या मार्केट में डिबेंचर्स इशू करेगा बंदा, या बैंक ओवरड्राफ्ट लेगा, क्या लेगा, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट लेगा। तो बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चीजें क्या क्या आती हैं देखना, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, ये बेसिकली पैसा आ रहा है इससे, ये मेरा प्लस हो जाना है। ध्यान रखना जो प्लस की चीज है वो मैं विदाउट ब्रैकेट लिख रहा हूं, जो माइनस की है वो मैं विद ब्रैकेट लिखूंगा। अच्छा, मैं मान लो मार्केट से, बैंकों से लोन रेज करता हूं तो रेजिंग ऑफ लोन हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर रेज करता हूं तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट। मान लो कैश क्रेडिट रेज कर रहा हूं तो कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, किसी भी सोर्स से जहां से भी मुझे पैसा आ रहा है, मैंने डिफरेंट सोर्सेज ले लिए। शेयर्स, डिबेंचर्स इशू होते हैं, बैंक लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, इन सब से रेज होता है लोन में। क्लियर बच्चों बात की नहीं है? इन सब से पैसा आया, अब जाएगा कैसे, जब वापस करूंगा भाई। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से पैसा जाएगा। ठीक है जी, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से पैसा जाएगा बच्चों। किससे जाएगा जी, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से भी पैसा जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, इन सब से पैसा जाएगा। अब ये जो सारी चीजें मैंने ली, मैंने लोन लिया, शेयर्स लिए, डिवेंचर लिए, इन सब की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो क्या पे करता हूं बच्चों, डिविडेंड पे करता हूं। डिविडेंड से पैसा जाएगा, इंटरेस्ट पे करने से पैसा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने से पैसा जाएगा। तो ये सारी चीजें मेरी किस में हो जाएंगी बच्चों, माइनस में हो जाएंगी। किस में हो जाएंगी बच्चों जी, माइनस। ये सारा प्लस माइनस करके जो आउटर कॉलम में रिजल्ट आएगा, माइनस में आएगा तो ब्रैकेट में, प्लस में आएगा तो प्लस में। ये मेरी क्या हो जाएगी, पहली तीसरी एक्टिविटी हो जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जितना पैसा आया, जितना पैसा गया। अब बात आती है इन्वेस्टिंग से। यहां से पैसा मिला जी, पैसा मिलके कहां इन्वेस्ट किया जी, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया। तो बेसिकली यहां आना क्या है, सबसे पहली चीज क्या आनी है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स से पैसा आना है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट से पैसा जाना है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा मेरे पास। और किससे पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट जब मैंने करी है तो उस पर मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा बच्चों, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट से पैसा आता है। मान लो बिल्डिंग है, उसका मैं रेंट रिसीव करता हूं तो रेंट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग या फिक्स्ड एसेट से पैसा आता है। समझ में आई बात कि नहीं है? तो फिक्स्ड एसेट की परचेज से पैसा जाएगा मेरे पास से, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट से पैसा जाएगा, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, सेल से पैसा आएगा, इंटरेस्ट रिसीव से पैसा आएगा, रेंट रिसीव से पैसा आएगा। चेंज लिख दिया जी मैंने, ये चेंज हो गया, वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से चेंज आया। फ्लो मतलब चेंज, और किसका चेंज, कैश का चेंज। किसका चेंज बच्चों जी, कैश का चेंज। ठीक है जी, अब पैसा आया, इन्वेस्ट हो गया। अब शुरू होती है बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या होती है बच्चों, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती किस चीज से डिसाइड है, होता क्या है, चीज क्या है, गुड्स परचेज्ड, गुड्स सोल्ड, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मेरा पार्ट होते हैं। ठीक है जी, अब इन सब से कैश सेल हुई तो पैसा आया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुई तो पैसा आया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स हुई तो पैसा गया। सारी चीजों में करंट असेट्स इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है बच्चों, करंट असेट्स। हमने कैश तो पहले ही ले लिया, सबसे नीचे दिमाग में बिठा लिया। तो ध्यान रखना, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें इन तीनों एक्टिविटीज में कैश के बैलेंसेस तुमने नहीं लेने। किसके बैलेंसेस नहीं लेने, कैश के बैलेंसेस नहीं लेने। कैश और कैश इक्विवेलेंट के बैलेंसेस
तुमने पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट की तीनों एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं करने, ठीक है। अगर मैं करंट असेट्स लूंगा, करंट लायबिलिटीज लूंगा अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो करंट असेट, करंट लायबिलिटी, करंट असेट विदाउट कैश इन हैंड आएगा, विदाउट कैश एट बैंक आएगा, विदाउट करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, करंट लायबिलिटी विदाउट बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा, क्योंकि उसको हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग मानते हैं, उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं 12th क्लास के अंदर। दिमाग में रखना अपने इस चीज को। 12th क्लास के कैश फ्लो स्टेटमेंट में बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट शॉर्ट टर्म बोरोइंग मानना है, दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नॉट इन करंट लायबिलिटी। ध्यान से देखना। बेसिकली स्टार्ट कहां से हो रहा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू हो रहा है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से शुरू हो रहा है, ठीक है जी। ये जितना भी आएगा ये यहां पे लिखूंगा। अभी इसका वर्किंग नोट हम सीखेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है। अब मेरे को इससे जाना है बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। किससे जाना जी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। उनमें भी चेंज रिकॉर्ड करना है। चेंज का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज कितना हो रहा है और डिक्रीज कितना हो रहा है। इंक्रीज डिक्रीज इन करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज रिकॉर्ड होगा बच्चों। क्या रिकॉर्ड होगा? क्या बोला है? इंक्रीज और डिक्रीज। मैंने शुरू में ही ये चीज समझा दी बच्चों कि चेंज रिकॉर्ड होता है। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश, ठीक है जी। तो देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाते हैं। तुमने रेशियो एनालिसिस में मैंने तुम्हें समझाया था ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए मुझे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से। नेट प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से और माइनस कर देता हूं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम से ऐड कर देता हूं। यही चीज करता हूं। यहां पे मैं नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश, क्या बोला? नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश एक्सपेंसेस मेरे जितने भी हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, वो क्या कर दूंगा? ऐड। जिन पे पैसा खर्च ही नहीं हुआ वो ऐड कर दो, जो नॉन ऑपरेटिंग है वो ऐड कर दो, क्योंकि मेरे को पहुंचना क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना है। किस पे पहुंचना है बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सबसे पहली आइटम इसमें क्या आती है जी? डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। मान लो गुडविल है 1 लाख की थी प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में हो गई 80,000, तो 20,000 से राइट ऑफ हो रही, ठीक है जी। पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, राइट ऑफ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं अगर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में, तो मैं उनको क्या कर दूंगा जी? इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ की कैटेगरी में आ जाएगा। और क्या हो जाएगा जी? नॉन ऑपरेटिंग का खर्चा क्या है जी मेरा? याद है जी, यहां पे लिया था जी इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। क्या लिया था बच्चों? इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, वो ऐड हो जाएगा। डिविडेंड पेड की भी ट्रीटमेंट है, लेकिन वो अभी समझाऊंगा इससे बाद। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन और डिवेंचर्स वो ऐड हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग का खर्चा है मेरा। और कोई भी अगर मेरा ऐसा फिक्टिशियस सेट का वो है, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। मान लो मैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे प्रीमियम पे कर रहा हूं, तो क्या कहूंगा? प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये ऐड कर रहा हूं। ये पूरा फॉर्मेट फुल्ली एक्सप्लेन्ड वे में तुम्हारे को चैप्टर 3 के असाइनमेंट्स बुक में जो तुम्हें मिल रखी है बच्चों,
उसमें पूरा फॉर्मेट गिवन है, ठीक है जी। तो प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर, यू कैन ऑल्सो रेफर द फॉर्मेट फ्रॉम टीएस गिरेवाल, ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी एक्यूरेट फॉर्मेट। गॉट इट बच्चों। फिर ऐड क्या हो जाता है जी इसमें, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है जी। ये सारा डेप्रिसिएशन हो गया, नॉन कैश एक्सपेंडिचर ये ऐड हो गया, ठीक है जी। कोई भी नॉन कैश का खर्चा है वो ऐड कर दोगे, क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में पहुंचना, ठीक है जी। इनटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ नॉन ऑपरेटिंग, कोई कैश का खर्चा नहीं होता इसमें। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन में कैश का तो खर्चा होता है, कैश तो जाता है, लेकिन वो है नॉन ऑपरेटिंग। क्या है वो, है नॉन ऑपरेटिंग। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एंड इन्वेस्टमेंट, ये सारे मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। क्या हो गए बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। अब देखो एक मिनट ध्यान से, थोड़ा सा इसे मैं रब कर रहा हूं। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या क्या हो जाएंगी, बेसिकली ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट था, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आ गया बच्चों, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट ये ऐड हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड एसेट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है। क्या है बच्चों जी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली ये 5 चीजें, ये 6 चीजें ऐड होनी है। कितनी चीजें ऐड होनी है, ये 6 चीजें ऐड होनी है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एसेट यानी कि गुडविल, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। इसकी जगह अगर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स या शेयर्स हो तो वो भी राइट ऑफ हो रहे, तो वो भी ऐड हो जाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट माइनस रेंट रिसीव्ड माइनस इंटरेस्ट ऑन रिसीव्ड माइनस, ये सारी आइटम्स मेरी बच्चों इनर कॉलम में आएगी। जो भी प्लस माइनस करके आया वो सारा मैं यहां पे ऐड कर दूंगा। फिर दिस प्लस दिस, ये दोनों को प्लस करके मेरा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या बच्चों, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब मेरी करंट और लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जितना भी चेंज है वो सारा इसमें एडलेस होगा, ठीक है जी। जिससे पैसा आ रहा है वो ऐड, जिससे पैसा जा रहा है वो माइनस, जिससे पैसा आ रहा है वो ऐड, जिससे पैसा जा रहा है वो माइनस। बताया था ना शुरू शुरू में, चेंज रिकॉर्ड होता है, अगर आ रहा है तो प्लस, जा रहा है तो माइनस। अब तक हम यही करते हुए आए हैं इन सारी एक्टिविटीज में। तो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है ना वो स्टार्ट हो रही है यहां से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस से। सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना। अभी ये कहां से आएगा, अभी ये समझाऊंगा मैं तुम्हें, इट्स पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स। अब इसमें ऐड हो जाएगा बच्चों डिक्रीज इन करंट एसेट, ध्यान से देखना, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड। करंट एसेट्स में डिक्रीज हो रहा है यानी कि स्टॉक बिक रहा है, स्टॉक बिक रहा है तो पैसा आ रहा है। डेटर्स कम हो रहे हैं यानी कि डेटर से पैसा रिसीव हो रहा है। मेरे को समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही, ठीक है। करंट लायबिलिटी में इंक्रीज, ये भी है, डिक्रीज इन करंट एसेट, ये भी है। तो माइनस क्या होगा इसका, वाइस वर्सा ले लो। माइनस क्या होगा जी इसका, वाइस वर्सा ले लो। इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस हो जाएगा और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगी। स्टॉक बढ़ रहा है, गुड्स परचेज हो रहे हैं, पैसा जा रहा है एक तरीके से तो माइनस हो गया। डेटर्स बढ़ रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है एक तरीके से, गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट है, माइनस हो गया। करंट लायबिलिटी में डिक्रीज का मतलब क्या है,
करंट लायबिलिटी में डिक्रीज का मतलब क्या है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, बिल्स पेबल को पे कर रहे हैं, तो वो पैसा हमारे पास से जा रहा है। क्लियर है? तो ये प्लस माइनस इनर कॉलम में शो होगा, आउटर कॉलम में रिजल्ट आएगा इसका। फिर ये दोनों ऐड करके यहां पे जो आ जाएगा वो आ जाएगी मेरी पहली मेजर एक्टिविटी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको थोड़ा सा जरा मिटो रहा हूं मैं, फिर मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा जैसे तैसे। ठीक है बच्चों, अब यहां पे लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। क्या बच्चों? बिफोर टैक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? बिफोर टैक्स। लेस करता हूं यहां से टैक्स पेड, ऐड कर देता हूं बच्चे रिफंड ऑफ टैक्स। क्या ऐड कर देता हूं? रिफंड ऑफ टैक्स। माइनस किया, पहली एक्टिविटी आ गई कैश फ्लो और यूज्ड। जो भी आएगा, प्लस में आएगा तो फ्लो, माइनस में आएगा तो यूज। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आफ्टर टैक्स। हेडिंग है ये। क्या है बच्चों जी? ये हेडिंग है। ठीक है जी। यहां पे हेडिंग क्या थी मेरी? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या थी बच्चों? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेकेंड हेडिंग। ठीक है जी, समझ में आई है बात कि नहीं आ रही? तो पहली एक्टिविटी आ गई जी ऑपरेटिंग, दूसरी आ गई जी इन्वेस्टिंग, तीसरी आ गई जी फाइनेंसिंग। नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज निकल जाएगा, 1 + 2 + 3। उसको इक्वलेंट इसके पुट करूंगा, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। इक्वल आएगा तो बैलेंस हो जाएगा नील। जहां इक्वल आ गया तो तुम्हारा आंसर ठीक है, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो तुम्हारे कुछ गड़बड़ कर दी है, तुम्हें रीचेक करना पड़ेगा। तो इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। ये एडलेस करने के बाद आउटर कॉलम में लिख के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आया था उसमें ऐड करो या माइनस करो, प्लस में आया तो ऐड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स आ गया, लेस कर दूंगा बच्चों टैक्स पेड, ऐड कर दूंगा रिफंड ऑफ टैक्स। कैश फ्लो और यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा आफ्टर टैक्स वाला। ये मेरी मेन रिजल्ट है। ये पूरा फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? मेरे असाइनमेंट्स में ये फॉर्मेट गिवन है बच्चों अच्छे से। ठीक है, तुम लोग वहां से भी चेक कर सकते हो। जिन बच्चों के पास मेरा असाइनमेंट नहीं है, अनलकीली शायद नहीं पढ़ते मेरे से, तो वो टीएस गिरेवाल की बुक को भी रेफर कर सकते हैं। वहां पे भी ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट है, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड है ये चीज समझ में आई? थोड़ा सा फॉर्मेट क्लियर हुआ? दोबारा से देख लो एक बार फॉर्मेट को। अब हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज से कौन सी चीज कहां से आती है, एडजस्टमेंट से। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं, तो ये सारी चीजें तुम्हें थोड़ा सा फॉर्मेट का मैंने एक आउटलुक दे दिया। अब हम सिंगल फॉर्मेट उठाएंगे। सबसे पहले उठाएंगे जी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर उठाएंगे जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर उठाएंगे जी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ध्यान से देखना। क्लियर है बच्चों जी यहां तक? एनी डाउट इन दैट? बढ़े आगे, देखो ध्यान से। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, ये रब कर रहा हूं मैं। क्लियर है? अब हम एक एक करके एडजस्टमेंट उठाएंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये बला बहुत तगड़ी है बच्चों। बैलेंस शीट के अंदर ध्यान करो, बैलेंस शीट हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। किस में पढ़ा था जी? बैलेंस शीट पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में। उसमें थी हमारी इक्विटी। क्या थी बच्चों हमारी? इक्विटी। शेयर होल्डर्स फंड था। 3 आइटमें आती थी। सबसे पहली चीज क्या आती थी? शेयर कैपिटल। फिर आता था बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस।
क्या आता था जी? रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर तीसरी चीज आती थी शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट्स होती थी चीज। ठीक है जी। अब ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है, क्या बच्चों? रिजर्व एंड सरप्लस है, इसके अंदर गिवन होगा surplus, that is statement of profit and loss। क्या गिवन होगा जी? सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। ये जो चीज है ध्यान से देखना, मुझे दो तरीके से गिवन होती है। मान लो जी बैलेंस शीट में एक है जी 2019-20 और एक है जी 2018-19। तुम्हें पता ना, पहले प्रीवियस ईयर होता है और फिर करंट ईयर होता है। ध्यान से देखना, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। हमने निकालना क्या है? आई गिव दिस एज एन हेडिंग ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर आएगा बच्चों तभी तो बिफोर टैक्स पे पहुंचेंगे ना। आफ्टर से बिफोर पे पहुंचने के लिए भी हमें 4-5 स्पीड ब्रेकरों से उठ के जाना पड़ता है। 2-3 स्पीड ब्रेकर तो आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन के अंदर। आफ्टर से बिफोर पे जाने के लिए 2 स्पीड ब्रेकर तो पक्का मानो आएंगे। हैं टोटल 5 स्पीड ब्रेकर, लेकिन 2 आने के चांसेस है। क्या पता तुम्हारी किस्मत अच्छी खासी खराब रही तो 5 भी आ जाए। कितने आ जाए जी? 5 भी आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, फिर आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स पे जाएंगे। ध्यान से देखना बच्चों। मान लो जी ये है जी 2 लाख और ये है जी 1.5 लाख। ठीक है जी। ध्यान से देखना, फर्स्ट केस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.5 लाख से 1,50,000 से 2 लाख हो रहा है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया बच्चों 50,000 रुपए का। कितने का आ गया जी? 50,000 रुपए का। समझ में आई बात कि नहीं? कितने का आ गया बच्चों? 50,000 रुपए का। कितने का आ गया जी? 50,000 का। ठीक है, कहीं तुम इसे ब्रैकेट ना समझ लो, इसलिए मैं ऐसे लिखा। नेट प्रॉफिट आए, बढ़ रहा है मेरा प्रॉफिट। ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग देखना बच्चों, सेम लेता हूं, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। केस 2 क्या हो गया बच्चों जी? केस 2 हो गया ये मेरा। केस 2 में क्या रहा है जी? पिछले साल का मेरा प्रॉफिट था जी 1.5 लाख, इस साल मेरा प्रॉफिट रह गया जी 1 लाख। यानी कि करंट ईयर में क्या बोला बच्चों? ये सरप्लस टोटल बैलेंसेस है, कई सालों से चलता हुआ जो प्रॉफिट आ रहा है वो यहां पे होता है सारा। अगर ये करंट प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में बढ़ रहा है, इसका मतलब करंट ईयर में प्रॉफिट कितना हुआ है? इतना हुआ है। अगर घट रहा है तो क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्या हुआ है जी? लॉस हुआ है। देखो ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा मेरा? 50,000 रुपए का लॉस। लॉस का मतलब ये लो जी, ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट में नहीं लिखना, मन नहीं है तो नेट लॉस लिख दो जी। उसको क्या लिख दो जी? नेट लॉस लिख दो जी 50,000 रुपए। तो लॉस कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए का। लॉस कितना हो जाएगा जी? 50,000 रुपए। तीसरी चीज, तीसरा केस देख लो, सेम हेडिंग लेते हैं। क्या लेते हैं जी? सेम हेडिंग, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मान लो पिछले साल का 50,000 का लॉस। पिछले साल तुम्हारे को कंपनी को कई सालों से लॉस होता तो अभी भी 50,000 का लॉस है। इस साल शो कर रहे हैं जी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। क्या शो कर रहा है? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। तीसरे केस में बहुत ध्यान से देखना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया? क्या बोला? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया? लॉस चलता हुआ आ रहा था,
50,000 रुपए के लॉस में जा रही थी कंपनी, इस साल प्रॉफिट हुआ कंपनी को 1 लाख, तो कंपनी ने पहले ये वाला लॉस खत्म करा होगा, उसके बाद जो उसे प्रॉफिट हुआ होगा वो उसने शो करा होगा। यानी कि करंट ईयर में जो मेरा टोटल प्रॉफिट है बच्चों वो है 1.5 लाख रुपए। अगर पिछले साल का लॉस है, इस साल में प्रॉफिट का अमाउंट यानी कि प्लस का अमाउंट दे रखा है, तो दोनों को प्लस कर दोगे, वो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टोटल अमाउंट, दोनों को क्या कर दोगे जी, प्लस कर दोगे। अब ऐसी सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है। क्या हो सकती है जी, वाइस वर्सा। मान लो पिछले साल तो 75,000 का प्रॉफिट की फिगर दिखा रहा है और इस साल मान लो 25,000 के लॉस की फिगर दिखा रहा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास जो पहले का प्रॉफिट बचा हुआ था वो भी खत्म हो गया और उसके बाद भी और लॉस हुआ 25,000 रुपए का, यानी कि इन दोनों को प्लस कर दोगे। क्या कर दोगे, पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल का लॉस दोनों को प्लस करके लिख दोगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा हो जाएगा बच्चों 1 लाख रुपए का लॉस, दैट इज माइनस में, दैट इज ब्रैकेट्स में मैंने लिख दिया। क्लियर है बच्चों, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने का तरीका समझ में आया? क्लियर है, समझ में आए? अब क्या होता है, कभी कभार यहां पे नील दे रखा हो, मान लो प्रीवियस ईयर में है नील, करंट ईयर में है जी 50,000, तो पांचवें केस में क्या होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा जी, 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मान लो प्रीवियस ईयर में है जी 25,000, इस साल में है जी नील, यानी कि यह सारा प्रॉफिट भी खत्म हो गया, तो छठे केस में क्या हो गया जी, 25,000 रुपए का क्या हो गया जी, लॉस हो गया जी, खत्म हो गया जी। क्लियर है बच्चों, कुछ कुछ बात समझ में आई, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं? ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए था हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट की पहली हेडिंग के अंदर। पहली हेडिंग के अंदर क्या चाहिए था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब मैं आफ्टर टैक्स मैंने निकाल लिया, क्या निकाल लिया बच्चों, आफ्टर टैक्स मैंने निकाल लिया। अब मैं आफ्टर से बिफोर टैक्स पे जाऊंगा, किस पे जाऊंगा, आफ्टर से बिफोर टैक्स। ऐसी जैसे कि ट्रेडिंग पीएनएल में नेट प्रॉफिट तो निकल गया, अब नेट प्रॉफिट निकलने के बाद जितनी भी अप्रोप्रिएशंस होती हैं, जैसे कि डिविडेंड पे किया या टैक्स पे किया या जनरल रिजर्व्स में ट्रांसफर किया या साल के बीच में कुछ इंटरिम डिविडेंड पे किया, कंपनी फॉर्म में अप्रोप्रिएशंस क्या होती हैं, डिविडेंड की, जनरल रिजर्व की, टैक्स वगैरह की, वो सारी चीजें माइनस करने के बाद आफ्टर आता है। आफ्टर से हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जाते हैं, जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में पोस्ट करते हैं। फिर उस बिफोर टैक्स से हम किस पे आते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। किस पे आते हैं बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आते हैं। फिर उससे हम अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द चेंज इन